नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट में लेक्चर नंबर 5 की। तो लेक्चर नंबर 4 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए देखें लेक्चर नंबर 5 में एक बार फिर से फर्दर एनालिसिस कर रहे हैं फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नीट में हर साल इससे क्वेश्चन रहता है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी अक्सर इससे क्वेश्चन देखा गया है। तो हम लोग एक बार फिर से इसको फर्दर एनालिसिस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट करेंगे, जिसमें हमने जाना था कि एल इंडक्टर कॉइल जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू एल है, और एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी है, और एक रेसिस्टेंस जिसका रेसिस्टेंस आर है। इन तीनों को हम लोग इस तरह से सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और फिर एक एसी सोर्स जिसका ईएमएफ या वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी इस हिसाब से ये वेरी करता है, उसको आप लगाते हैं। तो हम जानते हैं कि चूंकि सब कोई सीरीज में है, इसीलिए करंट जो भी इसमें फ्लो होगा सब में वो सेम फ्लो होगा। तो मान लीजिए कि किसी वक्त करंट आई फ्लो हो रहा है, तो वो इसके थ्रू भी आई करंट होगा, इसके थ्रू भी आई होगा, इसके थ्रू भी आई होगा। तो आई करंट जो है आपका इसमें फ्लो हो रहा है। तो आई जो फ्लो होता है, तो हम जानते हैं कि जब इंडक्टर कॉइल के साथ ये V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी आपने अप्लाई किया था, तो वहां पे करंट जो होता था वो लैग कर जाता था। इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज डिफरेंस है VL, वो क्या होगा, लीड कर जाएगा, और करंट क्या करेगा, लैग कर जाएगा, पीछे रह जाएगा 90 डिग्री से। तो इस तरह का फोटो बना सकते हैं। कैपेसिटर से जो करंट आई पास करेगा वो लीड करता है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज से। तो मान लीजिए कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC हो गया, तो VC से 90 डिग्री लीड करेगा, मैंने एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से बनाएंगे तो ऐसे करके। और रेसिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज VR होगा, तो आप जानते हैं कि जो करंट होता है, रेसिस्टेंस होता है, सेम फेज में वो रहता है। तो इस तरह से वो I और R सेम फेज में दिखाई आपको देंगे, है ना। ये VR कहना चाहिए, इसको आर ना कह के हम लोग VR कहते हैं। तो VR और I सेम फेज में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर करंट लीड करेगा 90 डिग्री से, और यहाँ पर करंट लैग करेगा 90 डिग्री से। VL के साथ यहाँ पे लैग करेगा, यहाँ VC के साथ लैग करेगा, और यहाँ दोनों सेम फेज में रहेंगे। तो इसी बात को जब हम लोग फेजर एनालिसिस के थ्रू हम लोग दिखाते थे, तो इस तरह से दिखाते हैं कि करंट को हमेशा हॉरिजॉन्टल रखना है। हॉरिजॉन्टल मतलब इसका फेज एंगल करंट का 0 हो गया, और तो उस वक्त जो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस होगा वो भी उसी फेज में होगा, और जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कॉइल होगा वो यहाँ पे करंट से 90 डिग्री से ऐड हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, है ना, लीड करेगा। इस तरह से देख सकते हैं ये VL। तो हमने बताया था कि L वाला, L फॉर लाइट, लाइट मीन्स हल्का, और हल्की चीज़ें ऊपर रहेगी। तो VL को ऊपर रखना है, और चूंकि VC करंट से 90 डिग्री पीछे होगा, तो VC को नीचे रख देना है ना, इस तरह से। और ये वाला एक फेजर डायग्राम बन गया। तो इसी का जो रिजल्टेंट आपको आता था, रिजल्टेंट वोल्टेज जो आएगा, तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस R, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस L, ये हुआ वोल्टेज अक्रॉस C। तो ये तीनों क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट फेज में हो गए। तो VR अगर आपका 0 फेज में हुआ, तो ये देखिए 90 डिग्री फेज में हो जाएगा, और ये 270 डिग्री या फिर -90 के फेज में VC होगा। तो इन सब का जो रिजल्टेंट सम आएगा, तो वो आप जैसे वेक्टर में काम करते हैं वही होगा। तो VC ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो VL माइनस VC बचेगा ऊपर की तरफ, और VR आपका रहेगा। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो VZ हो गया। तो जो भी ओवरऑल रिजल्टेंट जो पूरे सर्किट के अक्रॉस अप्लाई होगा, वो क्या होगा, VZ अप्लाई होगा, और वो भी एक अपने पर्टिकुलर फेज में रहेगा, और उसको क्या कहेंगे, फाई, मतलब वो करंट से फाई एंगल से लीड करेगा। तो VZ इस तरह से। तो चूंकि ये इंडक्टर कॉइल की तरफ आपने ज़्यादा लिया है, इसलिए ऊपर की तरफ हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि VC ज़्यादा हो तो फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना, जैसा कि इस केस में हमने दिखाया है। तो इसी सब को देखिए। तो VZ जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया, जो हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बनाया हुआ है। तो आप cos फाई अगर डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, VR अपॉन VZ हो जाएगा। और अगर आप tan फाई डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR हो जाएगा। तो VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR आप यहाँ पे देख सकते हैं tan फाई। ठीक है, अब यही सब बातें आपने यहाँ पर एक बार लिखना है कि जो Z वैल्यू, इम्पिडेंस की वैल्यू जो हम लोगों ने पढ़ी थी, क्योंकि तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग VL के कॉरेस्पॉन्डिंग XL ऊपर की तरफ, VR के कॉरेस्पॉन्डिंग R सामने की तरफ, और VC के कॉरेस्पॉन्डिंग XC नीचे की तरफ। इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। और फिर आप देखेंगे
कि ये वाला आर तो अपनी जगह पे रह गया, और इन दोनों का, ये दोनों चूंकि रेसिस्टेंस ही है ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, तो इनका भी वेक्टर सम निकालना है हमको। तो एक्सी ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो एक्सएल माइनस एक्सी बचेगा, और इनका रिजल्टेंट सम जो आएगा वो क्या आएगा, जेड आएगा। तो वो जेड भी आपको उतने ही एंगल पर आने वाला है, इसलिए वो कॉस फाई आप आर अपॉन जेड भी लिख सकते हैं, और टेन फाई एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जेड कहलाता है इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, और जेड बराबर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखिएगा तो ये इन दोनों का वेक्टर सम, तो रूट अंडर करके जोड़ सकते हैं, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। जहाँ एक्सएल क्या है, तो एक्सएल आपको हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसकी वैल्यू ओमेगा इंटू एल होती है, और एक्सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसकी वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी होती है। ठीक है, तो कॉस फाई आपको पावर फैक्टर कहलाता है, वो आर बाई जेड आपको एज यूजुअल आएगा। और फाई क्या कहते हैं, फाई आप कहते हैं क्या, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन गिवन एसी सर्किट। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन गिवन एसी सर्किट। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं, स्पेशल केसेस के थ्रू लिखते हैं। व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो जेड की वैल्यू तो ये हो गई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, विच मीन्स दिस इज आर स्क्वायर एंड एक्सएल इज ओमेगा एल माइनस एक्सी इज 1 बाय ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर, एंड देन टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, वो यहाँ से आपका ये दिख सकता है, ये वाला एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर है ना, या फिर वीएल माइनस वीसी बाई आर भी होगा, लेकिन हम यहाँ इसे लेके चल रहे हैं एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो अगर एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर ये 10 फाई हो गया। अब देखो एक्सएल अगर ग्रेटर देन एक्सी हो तो क्या होगा, यहाँ पर आपको देखना है एक्सएल अगर ग्रेटर देन एक्सी हो तो 10 फाई पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब फाई पॉजिटिव आएगा। तो वही लिखा गया है स्पेशल केसेस में ए नंबर में, व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी देन 10 फाई इज पॉजिटिव विच मीन्स फाई इज पॉजिटिव, दैट इज इन दिस केस द अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग voltage by angle phi and hence the AC current is known as inductive dominated circuit। तो ये वाला केस हो जाएगा। इसमें हम जानते हैं कि जो वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पीछे रह जाता है, लैग बिहाइंड को कहते हैं पीछे रह जाना, और किससे पीछे रहता है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज VL बनेगा उससे करंट 90 डिग्री से यहाँ पर पीछे रह जा रहा है। लेकिन अगर आप इस सर्किट की बात करेंगे 10 फाई पॉजिटिव आया ओवरऑल, तो मतलब पूरे सर्किट की जब बात करेंगे तो आपका यहाँ पर फाई इज पॉजिटिव, तो इन दिस केस अल्टरनेटिंग करंट जो भी आई होगा वो लैग बिहाइंड करेगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। तो कौन सा वोल्टेज, तो VZ ये वाला वोल्टेज से जो पूरे सर्किट के अक्रॉस अप्लाई हो रहा है ओवरऑल, तो उस वोल्टेज से आप कहेंगे कि पीछे रह जाता है ना। तो ये वाला जो आपको सीन है, ये सीन आपको देखिए VZ वाला, तो ये VZ यहाँ रहेगा और करंट जो है यहाँ रहेगा, देख रहे हैं। तो ये VZ मतलब VZ ये सब के अक्रॉस हो गया वो VZ, ओके। और ये आपका हो गया करंट जो कि पीछे है, तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। और ए में भी यही सीन है, सेम चीज है। तो ए के हिसाब से अगर देखिए एक्सएल चूंकि ज्यादा था तो ओवरऑल जो है ये रिजल्टेंट जेड की तरफ ये आ जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो VZ होगा वो करंट से क्या होगा, फाई एंगल से आगे होगा, या करंट जो होगा वो VZ से फाई एंगल से पीछे होगा। तो ये पीछे करके यहाँ पे लिखा गया है। और ऐसे केस में इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट वो कहलाता है। सही बात है, एक्सएल ज्यादा होगा तो इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट कहलाएगा। उसी तरह से व्हेन एक्सएल इज लेस देन एक्सी, अगर एक्सएल की वैल्यू कम हो एक्सी से तब फिर क्या होगा, 10 फाई निगेटिव हो जाएगा। अगर एक्सएल कम है एक्सी से तो फिर आपका ये वाली वैल्यू के हिसाब से अगर एक्सएल कम हो गया एक्सी से तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 10 फाई इज निगेटिव, दैट इज फाई इज निगेटिव, दैट इज इन दिस केस द अल्टरनेटिंग करंट लीड्स द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इस केस में जो अल्टरनेटिंग आपका यहाँ पर फाई चूंकि क्या आ गया, निगेटिव आ गया, वो इसका मतलब है करंट अब ऊपर रहेगा और करंट लीड करेगा। ठीक है, तो दैट इज इन दिस केस द अल्टरनेटिंग करंट लीड्स द अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय एंगल फाई एंड हेंस द एसी सर्किट इज नोन एज कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। तो ये बी नंबर में ये डायग्राम इसका क्लियर करता है कि एक्सएल हो गया, एक्सी हो गया, एक्सी देखिए ज़्यादा है तो ओवरऑल ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो एक्सी माइनस एक्सएल बनेगा, और फिर आर का और एक्सी माइनस एक्सएल का रिजल्टेंट ये जेड आपका ऐसे बनेगा। तो जेड इस केस में भी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर रखना है। लेकिन ये देखिए अब इसमें VZ तो होगा जेड के अलोंग और आई होगा आर के अलोंग। तो
तो करंट यहाँ पर क्या हो गया, लीड कर गया, और वोल्टेज क्या हो गया, लैग कर गया। जबकि यहाँ पर क्या था कि करंट लैग करता था, वोल्टेज लीड करता था। ठीक है, तो ठीक उल्टा हो गया, तो वही लिखा गया अल्टरनेटिंग करंट लीड्स द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो वोल्टेज यहाँ पर आ गया और करंट लीड कर रहा है, इससे ऊपर आ गया करंट। ठीक है, इस तरह से, इसलिए हो गया कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट, इसका नाम हो गया। अगर दोनों बराबर हो, एक्सएल बराबर एक्ससी, देन क्या होगा, देन टेन फाई इक्वल टू जीरो, और दैट इज फाई इक्वल टू जीरो। फाई जीरो मतलब क्या हो गया, इस केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेंगे। तो इन दिस केस द अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोथ रिमेन्स इन सेम फेज। तो आपका जब ये ऊपर नीचे बराबर हो गया तो खत्म ही हो गया, खत्म हो गया तो सिर्फ आर बचेगा, जेड बिकम्स आर। ओके, चलिए, तो ये चीज हो गया। और इस केस में आपको कुछ इसमें ना कैपेसिटिव डोमिनेटेड है ना इंडक्टिव डोमिनेटेड है, इस केस में हम कहते हैं रिजोनेंस में आ गया, तो हम लोग आगे बात करेंगे। और इस वक्त सिर्फ ये लिख लीजिए अबाउट वाटलेस करंट इसके बाद। ठीक है, तो रिजोनेंस के कंडीशन को हम लोग, ये कंडीशन रिजोनेंस का कंडीशन कहलाता है, ऐसी कंडीशन जब एक्सएल बराबर एक्ससी होता है। तो इसके बारे में चर्चा जस्ट थोड़ी देर बात करेंगे। वाटलेस करंट क्या होती है, अगर इसको देखें तो इफ द सर्किट कंसिस्ट ऑफ आइदर इंडक्टेंस ओनली और कैपेसिटेंस ओनली, अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस है या फिर कि सिर्फ कैपेसिटेंस है, हैविंग नो ओमिक रेसिस्टेंस, कोई रेसिस्टेंस आर नहीं है, तो फिर इस केस में जो फेज डिफरेंस फाई बनेगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और जब 90 डिग्री बनेगा तो cos 90 हम लोग क्या लिखते हैं, जीरो। तो जो पावर एवरेज की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे, VRMS IRMS cos 90, वो भी कम हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट तो फ्लो करेगा इन द सर्किट, लेकिन एवरेज पावर इन दिस केस कंज्यूम्ड इज द इन द सर्किट विल बी जीरो। तो सर्किट में एवरेज पावर की वैल्यू इस केस में जीरो हो जाएगी। तो ऐसे सर्किट को में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग वाटलेस करंट बोलेंगे, क्योंकि एवरेज पावर ऐसे केस में क्या है, वो जीरो है। क्योंकि सर्किट में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो सर्किट से जो एनर्जी का लॉस है वो लॉस ही नहीं हो रहा है। तो ये जो है आपका प्योर इंडक्टर कॉइल और प्योर कैपेसिटर अगर सर्किट में लगा हुआ है, तो अगर ये आर ना हो तो चाहे एक्सएल और एक्ससी ऐसा ही सिर्फ बचेगा, है ना। और आई तो आपका इसी तरफ रहता है, हॉरिजॉन्टल में रहता है, तो वोल्टेज चाहे ऊपर की तरफ रह जाए चाहे नीचे की तरफ रह जाए। अगर एक्सएल ज़्यादा रहेगा तो ऊपर की तरफ रह जाएगा, है ना, और एक्ससी अगर ज़्यादा रहेगा तो नीचे की तरफ होगा, लेकिन दोनों, और करंट हमेशा हॉरिजॉन्टल में रहेगा। तो दोनों ही केस में एंगल क्या बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे, चाहे इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री हो जाता है जीरो। तो ऐसे ऐसे केस में जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट, क्योंकि पावर एवरेज VRMS IRMS cos 90 एंड cos 90 जीरो। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब जो हमने बात की, ये स्पेशल केस नंबर सी, इस पर फर्दर आपको एनालिसिस करना होगा, जिस केस में एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो बराबर हो जाते हैं तो जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बनेगा वो इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट के बराबर हो जाएगा। तो इस केस को कहते हैं रिजोनेंस कंडीशन। और इस केस में बहुत सारी बातें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, तो उनको देखिए। आइए बच्चों, अब हम लोग कंडीशन ऑफ रिजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट पर बात कर ले जरा सा। तो एज वी नो दैट इन सीरीज LCR सर्किट व्हेन फेज फाई बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज जीरो, द सर्किट इज सेड टू बी इन रिजोनेंस। तो जैसा हमें पता है कि सीरीज LCR सर्किट में जब आपका फेज फाई बिटवीन करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज ये जीरो हो जाए, मतलब दोनों सेम फेज में हो जाए, तो फिर हम लोग कहेंगे कि सर्किट जो है वो कहाँ आ गया, रिजोनेंस कंडीशन में आ गया। इट इज क्लियर दैट इफ देयर इज इंक्रीज इन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अगर हम लोग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, AC है तो उसमें जानते हैं आप V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा बराबर 2πf। तो अगर आप f की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो XL आपका देखिए बढ़ जाएगा, क्योंकि XL इक्वल टू ओमेगा L, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीजेज, बिकॉज XC इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा बढ़ेगा मतलब F बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, और अगर ओमेगा बढ़ गया तो फिर XC कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, तो आपका XL इंक्रीज होता है, XC डिक्रीज होता है। तो एक इंक्रीज हुआ एक डिक्रीज हुआ, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा होगा कि दोनों वैल्यू बराबर हो जाए। तो एट सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो मान लो कि वो ओमेगा नॉट है ना, और यहाँ ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ओमेगा नॉट, तो XL बराबर XC हो जाए, है ना, ओमेगा की ऐसी कुछ वैल्यू हो जाए, तो ये क्या हो
कि एक्सएल एक्सी बराबर हो जाए। तो मान लीजिए ओमेगा नॉट पे ऐसा होता है कि एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, तो ये ओमेगा नॉट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एक्सएल बराबर इस वक्त ओमेगा नॉट एल होगा और एक्सी बराबर इस वक्त 1/ओमेगा नॉट सी होगा। इसका मतलब ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर 1/LC। सो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC इस तरह से आ जाएगा। और अगर आपको यही रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट निकालनी है तो ओमेगा नॉट को लिखिए 2π/f0 और फिर आपका ये बन गया 1/√LC। सो एफ नॉट बिकम 1/2π√LC। तो इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरह याद कर लेना है आपको। ये रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 1/2π√LC। दिस इज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज LCR सर्किट। याद रखिएगा, द फ्रीक्वेंसी एट विच XC एंड XL बिकम्स इक्वल इज नोन एज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एफ नॉट आपका रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया और इसकी वैल्यू 1/2π√LC हो गई। तो अब कुछ खास बातें क्या है? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल एंड सी। आप देख सकते हैं एल और सी पर डिपेंड कर रहा है एंड रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टेंस आर। सर्किट में आर की वैल्यू क्या है उस पर बिल्कुल कहीं डिपेंड नहीं कर रहा है और ये डिपेंड कर रहा है तो एल और सी की वैल्यूज पर। एट रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो कि 1/2π√LC है, बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि याद हो जाए आपको ये। द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस, तो जो इम्पिडेंस की वैल्यू होगी वो जेड आर के बराबर हो जाएगी, बिकॉज एक्सएल और एक्सी जो है वो तो बराबर हो गए थे। आप जानते हैं कि एक्सएल ऊपर की तरफ और एक्सी नीचे की तरफ बराबर हो गए थे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो z बराबर सीधा सीधा r बन जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को बराबर जब है तो पूरा पूरा कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो z बनेगा वो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ r के बराबर हो जाएगा। तो आपका z बराबर r और ये z जो होगी मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि z बराबर आप अगर इसमें इन दोनों में से कोई भी एक बड़ा छोटा होता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ही होगा, बड़ा ही आएगा r से। तो ये जो है आपका ये मिनिमम वैल्यू ऑफ z है। तो आप कह सकते हैं द वैल्यू इम्पिडेंस z इक्वल टू r विच इज द मिनिमम वैल्यू विच रिजल्ट्स। अब z अगर मिनिमम है तो फिर करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, विच रिजल्ट्स मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, दैट इज आई मैक्स। आई मैक्स अगर निकालना हो तो जो v/z लिखते थे अब v/r लिखेंगे आप, जहाँ भी क्या हुआ? वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस LCR सीरीज सर्किट पर जो भी वोल्टेज आपने डाला है वो भी हो गया, सो v/r हो जाएगा। सच सर्किट्स आर यूज्ड फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। ऐसे सर्किट्स को हम लोग कहाँ यूज करेंगे? वोल्टेज एम्पलीफिकेशन या सिग्नल एम्पलीफिकेशन के केस में यूज करेंगे। और ऐसे को सर्किट को कहा जाता है सेलेक्टर सर्किट। खास फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है, खास फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाए, ये वाला काम लेना है, तो उस खास फ्रीक्वेंसी के सिलेक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो सेलेक्टर सर्किट इसका नाम हो जाएगा। आगे देखिए, आइए बच्चों, अब आगे हम लोग बात करेंगे रिस्पॉन्स कर्व्स ऑफ सीरीज LCR सर्किट में। तो जेड वर्सेस ओमेगा और आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ देखना है। तो जेड हम लोग जानते हैं कि √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जहाँ एक्सएल ओमेगा एल और एक्सी 1/ओमेगा सी। तो आप देखेंगे कि जेड की मिनिमम वैल्यू तभी पॉसिबल है जब एक्सएल और एक्सी आपस में इक्वल हो, तो जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। तो सबसे कम वैल्यू जो आएगी ये आपकी ये इसी वक्त आएगी जब एक्सएल और एक्सी आपस में इक्वल हो, तो इस तरह से यहाँ पर कम होगा। इससे पहले जब ओमेगा लेस देन, मान लीजिए ये जो यहाँ पर होता है ये रिजोनेंस वाला कंडीशन हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर रिजोनेंस है, तो ओमेगा नॉट से पहले की अगर कोई भी ओमेगा होगी तो आप जानते हैं कि चूंकि एक्सएल इज ओमेगा एल, तो अगर ओमेगा इधर कम वैल्यू होगी तो एक्सएल कम होगा लेकिन एक्सी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई ना कोई एक फैक्टर तो ज़्यादा होगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी भी फिर आगे बढ़ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर ही पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस केस में एक्सएल कम जरूर है एक्सी से, तो कैपेसिटिव डोमिनेंट जरूर कहलाएगा, लेकिन जेड की वैल्यू जो होगी इस मिनिमम से तो ज़्यादा ही होगी, तो ऊपर ही होगी। और जब आप ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट रखेंगे तो इस वक्त भी आपका जो होगा वैल्यू वो ओमेगा नॉट से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में जब ओमेगा ओमेगा नॉट से ज़्यादा हो या ओमेगा ओमेगा नॉट से कम हो, तो दोनों ही केस में जो वैल्यू ऑफ जेड है वो आपको आर से, जो कि जेड मिनिमम होगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये रिस्पॉन्स कर्व होगा कि कम फ्रीक्वेंसी के लिए जेड अधिक होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो जेड कम होता जाएगा, और एट सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जेड सबसे कम हो जाएगा और वो आर के बराबर होगा। और उसके बाद जब आप ओमेगा फर्दर बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी फर्दर बढ़ाएंगे, तो फिर जेड की वैल्यू वापस बढ़ना शुरू कर देगी। ठीक है,
तो इस इलाके में इधर ये इंडक्टिव डोमिनेंट होगा जिसमें करंट लैग करेगा इन फेज किससे, तो वोल्टेज से। और इस केस में इधर वाली पहले वाले केस में जब कम थी फ्रीक्वेंसी तो करंट लीड करेगा इन फेज विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज अप्लाइड, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा था, एक्सएल कम था, एक्सी अधिक था। तो ये देखिए एक्सी अधिक बनाया हमने, एक्सएल कम है, आर ये हो गया। तो ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा ये देखिए इस तरफ, मतलब हॉरिजॉन्टल के नीचे आपको आ जाएगा वीजेड। तो देखिए इस केस में क्या हुआ, करंट लीड कर गया वोल्टेज से, ऊपर की ओर चला गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि करंट लीड करेगा यहाँ पर जब रिजोनेंस से पहले, और रिजोनेंस के बाद अगर बाद की बात देखिएगा तो आप देखिए इसमें एक्सएल ज़्यादा होगा, एक्सी कम होगा, क्योंकि ओमेगा अधिक है। ओमेगा अधिक होने पर एक्सएल ज़्यादा हो जाता है और एक्सी ओमेगा अधिक होने पर कम हो जाता है। तो आपका एक्सएल अधिक हो जाएगा, एक्सी कम रह जाएगा, एक्सएल ज़्यादा। सो दिस इज इंडक्टिव डोमिनेंट, एल वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई तो इंडक्टिव डोमिनेंट, और इंडक्टिव डोमिनेंट होगा, एक्सएल होगा, तो ये वाला ओवरऑल रिजल्ट इससे ऊपर आएगा। तो वीजेड जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर बन जाएगा। तो किसी फाई एंगल से यहाँ पर ऊपर बन गया और किसी फाई एंगल से यहाँ नीचे बन गया। तो इस केस में करंट लीड कर गया और इस केस में करंट लैग कर गया, ठीक है, या फिर कहें तो वोल्टेज लीड कर गया। तो उसी बात लिखी हुई है। तो रिजोनेंस से पहले करंट लीड करेगा इन फेज, रिजोनेंस के बाद करंट लैग करेगा इन फेज, ये याद रखिएगा। और वही कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू। अब आप जानते हैं कि अगर कभी भी सर्किट में इम्पीडेंस की वैल्यू मतलब एवरेज रेसिस्टेंस की वैल्यू वो अधिक होगी तो करंट कॉरस्पॉन्डिंग कम होगा। तो करंट कम है और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं तो जेड का वैल्यू कम होता जा रहा है तो करंट का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो जब रिजोनेंस की कंडीशन आएगी तो वहाँ पर करंट आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, और फिर जब आपकी फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा होगी तो फिर आपकी करंट की वैल्यू वापस डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि सर्किट का इम्पीडेंस रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम पावर फैक्टर cos phi एट रिजोनेंस पर बात कर लें, विच इज इक्वल टू 1, याद रखना है। दैट इज cos phi जो कि r बाई जेड होता था, चूंकि r इस केस में z के बराबर है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, 5 रिमेन्स 0। Hence power consumed by the circuit is given as P average बराबर VRMS IRMS cos phi होता था। तो at resonance condition phi is 0, so cos phi is 1, तो आप यहाँ पे 1 रखेंगे, cos 0 is 1, और ये VRMS क्या लिखते हैं, V नॉट बाई रूट 2, V नॉट पीक वैल्यू हो गया, IRMS I नॉट बाई रूट 2, I नॉट I का पीक वैल्यू है, और उसके बाद ये cos 0 हो गया। सो ये मिलके क्या हो गया, V नॉट I नॉट बाई 2, सो हाफ ऑफ V नॉट I नॉट, ओके। So this is the maximum power consumed at the time of resonance, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस रिजोनेंस सर्किट को हम लोग एक्सेप्टर सर्किट या सिलेक्टर सर्किट भी नाम देते हैं। और ट्यूनिंग करने के लिए जब हमें कोई पर्टिकुलर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना होता है तो उसको जब मिलाते हैं तो हमें वहाँ पर मैक्सिमम करंट अचीव होता है, तो हम लोग को वो सिग्नल, वो फ्रीक्वेंसी आप उसको ट्रांसमिशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए बच्चों अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस की। तो क्वालिटी फैक्टर इसको हम लोग क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, क्यू फैक्टर ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये कैसे डिफाइन किया गया है, तो क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट द मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ द रिजोनेंस ऑफ एन एलसीआर सर्किट। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि जैसे आप एलसीआर सर्किट में आपने एल लगाया, सी लगाया, आर लगाया, तो इस आर की वैल्यूज है ना, इन जनरल अगर आप ज़्यादा रखते हो तो आपका रिजोनेंस कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर रिजोनेंस में पीक वैल्यू यहाँ पे आएगी। आप आर की वैल्यू अगर और कम करते हो तो ये पीक आपको थोड़ा ज़्यादा, और कम करते हो तो देखिए ऐसा ग्राफ आएगा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे शार्पनेस बढ़ती जा रही है। तो रेसिस्टेंस अगर आप कम से कम रखोगे तो शार्पनेस आपकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आई मैक्स जो होगी एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है। तो उसी से रिलेटेड है ये। Mathematically, it is defined as the ratio of voltage developed across the inductance or capacitance, चूंकि दोनों तो बराबर ही रहता है, at resonance to the applied voltage, और applied voltage जो होगा उस केस में which is equal to the voltage across R। इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों कि at resonance applied voltage जो होगा वो equal to the voltage across R। तो देखिए जैसे हमने एक LCR सर्किट बनाया, इसको एक AC सोर्स से जोड़ दिया, तो जैसे जोड़ा तो फिर किसी इंस्टेंट में इस L के अक्रॉस VL, C के अक्रॉस VC और R के अक्रॉस VC हो गया, VR हो गया।
अब क्या हुआ एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस, मतलब आपने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डाली जिससे ये रिजोनेट सर्किट बन गया। तो रिजोनेट सर्किट में ये VL, ये VC और ये VR, ठीक है। तो होता क्या है कि आप जानते हैं रिजोनेंस के केस में XL बराबर XC हो जाता है, और XL बराबर XC होता है तो फिर VL चूंकि XL बराबर XC हो जाता है और कोई भी करंट जा रहा है, मान लो RMS वैल्यू से हम लोग काम कर रहे हैं, तो RMS अगर हमने यहाँ भी गुना किया और RMS यहाँ भी गुना किया, है ना, तो यही चीज़ बन जाती है हमारी VL। इसको लिख सकते हैं आप VL, V बराबर I इंटू आर। तो VL के अक्रॉस ये जो भी RMS बनेगा और ये C के अक्रॉस जो RMS वैल्यू बनेगा, पीक के लिए निकालेंगे तो पीक के लिए बनेगा एंड सो ऑन। सो किसी भी वक्त चाहे RMS के लिए करो या पीक के लिए करो, तो जो भी वोल्टेज अक्रॉस यहाँ पर L के अक्रॉस होगा वही C के अक्रॉस भी होगा, दोनों बराबर होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, बराबर होगा जरूर लेकिन फेज अपोजिट होंगे। एक का फेज इधर 90 प्लस में होगा तो दूसरे का इधर 90 माइनस में होगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो दोनों का ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। तो जो भी आपका ये अप्लाइड V हुआ उसमें ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के बराबर थे और कैंसिल होकर बाहर हो गए, तो जो भी ये V बचेगा दैट विल बी इक्वल टू VR। इनफैक्ट इसको आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ का पोटेंशियल अगर इसको A कहा जाए और इस जगह का पोटेंशियल B कहा जाए, तो VAB तुम 0 लिख सकते हो एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस, क्योंकि जितना वोल्टेज यहाँ से यहाँ के बीच में होगा एकदम अपोजिट वोल्टेज फिर अब इसके और इसके बीच में होगा। मान लो 100 वोल्ट इसके बीच में यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में -100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर ये जहाँ थे उतना ही वोल्टेज पे आ गए, तो आप कह सकते हो VA इक्वल टू VB, ठीक है, दैट इज। और तो VA इक्वल टू VB और AB के बीच में अगर हम पूछ रहे हैं तो क्या जवाब होगा 0। तो ये सब बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये सब B तक में तो 0 हो गया, ठीक है, मतलब VL प्लस VC इक्वल टू यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो VL प्लस VC इस केस में 0 हो गया। जैसे दो वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट हो और इक्वल हो मैग्नीट्यूड तो फिर क्या रिजल्ट आता है 0। अब क्या बच गया, ये VR बच गया। तो ये जो V की वैल्यू है वो सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक तो 0 हो गए थे, है ना, तो जो बच गया VR वो उसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब V इक्वल टू VR हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम बनाने में आपको हेल्प होगी। तो ये वाला केस हो गया। सो आपका VL इक्वल टू VC है एंड दे आर इन अपोजिट फेज, सो V इक्वल टू VR, ओके। तो VL प्लस VC कोई पूछे तो 0, A से B के बीच में पूछे तो 0, A और B का पूछे तो इक्वल टू बराबर B इक्वल टू VB। चलिए, तो इसी संदर्भ में अब क्या होता है कि चूंकि V इक्वल टू VR हो चुका है आपका, तो Q फैक्टर जो होता है वो इसी रिजोनेंस के केस में डिफाइन करते हैं हम लोग। और किस तरह से डिफाइन करते हैं कि कितना VL डिवाइडेड बाय कितना VR या फिर V, ठीक है, उसी को हम लोग Q फैक्टर बोलते हैं। मतलब वोल्टेज अक्रॉस L या फिर C डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस R या फिर वोल्टेज अप्लाइड। तो ये VL या VC लिख दीजिए, नीचे में VR लिख दीजिए। अब VL को आप IRMS XL, VC को IRMS XC और VR को IRMS R लिख दीजिए। जो भी करंट लिखिएगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है सब में सेम करंट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो XL बाई R हो जाएगा और XC बाई R हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और एट रिजोनेंस ओमेगा को ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं। सो ये क्या बन गया, XL बन गया आपका XL इज ओमेगा नॉट L डिवाइडेड बाय R और XC इज 1 बाय ओमेगा नॉट C। तो Q फैक्टर को आप इन दोनों फार्मूला ओमेगा नॉट L बाय R या फिर 1 बाय ओमेगा नॉट CR ऐसे भी बता सकते हैं। और फर्दर अगर इसमें आप ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 बाय रूट ओवर LC अगर इसको आप पुट करेंगे तो आप देखिए Q फैक्टर क्या बन गया। अगर इससे उठा के चलें कि ओमेगा नॉट L बाई R, तो ओमेगा नॉट यहाँ पुट हुआ 1 बाय रूट LC इंटू L बाई R, ठीक है। तो R आपका बाहर रहेगा, ये रूट L कैंसिल हो जाएगा, तो सो रूट ओवर L बाई C हो जाएगा। सो Q फैक्टर बिकम 1 बाय R रूट ओवर L बाई C। और उसी तरह से यहाँ पर अगर दूसरा वाला भी उठा के चलिएगा 1 बाय ओमेगा नॉट C R, तो उससे भी आ जाएगा 1 बाय ओमेगा नॉट C R, उससे भी आ जाएगा क्या, तो ओमेगा नॉट को रखिए 1 बाय रूट ओवर LC, तो इसका रूट ओवर LC ऊपर आ गया। और फिर देखिए कैंसिलेशन होगा, ये C और ये रूट C ऐसे कट जाएगा, सो रूट ओवर L बाई C हो गया और ये 1 बाय R हो गया। सो 1 बाय R रूट ओवर L बाई C हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय R रूट ओवर L बाई C इज नोन एज Q फैक्टर। तो LCR सीरीज सर्किट में आपको डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ L, C एंड R आपका ये Q फैक्टर डिसाइड करेगा कि कितनी वैल्यू होगी। और ये Q फैक्टर आप एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस L डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस R। अब मान के चलिए कि आप जो भी आप यहाँ से अप्लाई करते हैं वोल्टेज को, दैट V इज ऑल्सो इक्वल टू VR। तो ये अगर मान लीजिए 100 टाइम्स ज़्यादा है
VC, मतलब मान लीजिए VC या VL तो आपस में बराबर है, तो VC या VL इक्वल टू 100 टाइम्स VR, मतलब जो भी आपने अप्लाई किया उसको 100 टाइम अगर यहाँ पे बढ़ाना है, हमको इसके अक्रॉस बढ़ाना है या फिर इसके अक्रॉस बढ़ाना है, तो आपका वहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट LCR सर्किट बना दीजिए और रेजोनेंस में सर्किट को ले आइए, तो ऐसा काम हो जाएगा। तो 100 वोल्ट अगर आपने इसके अक्रॉस यहाँ पर दिया और 100 गुना इधर बढ़ गया तो कितना हो गया, 10,000 वोल्ट आपका बढ़ गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया, लेकिन दोनों अपोजिट फेज में। तो इसीलिए ये Q एक तरह से मल्टीप्लायर होता है, ऊपर भी वोल्टेज है नीचे भी वोल्टेज है, कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है, जस्ट एक नंबर है जो आपको ये बताएगा कि आपने जो अप्लाई किया है वोल्टेज यहाँ पर वो कितना टाइम्स आपको बढ़ाना है। तो जितना टाइम बढ़ाइएगा वही हो जाएगा इसका Q फैक्टर। तो किसके अक्रॉस बढ़ाना है, तो आइदर अक्रॉस VC और अक्रॉस VL, और इसके अक्रॉस बढ़ाइए चाहे इसके अक्रॉस बढ़ाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप Q फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि इंडक्टर के थ्रू और कैपेसिटर के थ्रू, इनके थ्रू पावर लॉस नहीं होता है, ठीक है। पावर लॉस जो भी होगा ये R के थ्रू होगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, R की वैल्यू को कम रखते हैं, जिससे हमारा डिसिपेशन, पावर का डिसिपेशन कम से कम हो, और उसके बाद यहाँ पे अक्रॉस जो पावर का डिसिपेशन होगा वो तो ऐसे ही सबसे मतलब कि वाटलेस करंट होता है वो, तो डिसिपेशन होता ही नहीं है ना। और वोल्टेज हमको काफ़ी टाइम्स ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के मिल जाता है, तो वोल्टेज मल्टीप्लायर भी बोलते हैं इस तरह के LCR सर्किट को, ठीक है। तो यहाँ Q फैक्टर हम लोग यही डिफाइन किए थे। अब जिसका Q फैक्टर जितना ज़्यादा होगा तो आप देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस की वैल्यू देखिए यहाँ पर, अगर जितना कम रखिएगा Q फैक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस कम रखिएगा तो आपका Q फैक्टर ज़्यादा हुआ माने शार्पनेस इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। हालांकि L और C पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन R पर देखिए सीधा सीधा अगर सेम L और R है तो फिर R के सीधा सीधा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, R, L और C की वैल्यू दे देगा और बोलेगा बताइए इनमें से किसका क्वालिटी फैक्टर सबसे अच्छा होगा। जिसका क्वालिटी फैक्टर सबसे अच्छा होगा उसको ट्रांसमिशन के लिए हम लोग ज़्यादा उपयोगी मानेंगे, क्योंकि उसका पीक बहुत ऊंचा बनेगा, तो फिर उसका सिग्नल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो Q फैक्टर जो है उसका सबसे ज़्यादा बनेगा, तो उसके लिए होना चाहिए R वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए और L वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और C वैल्यू कम होना चाहिए। तो ये मेजर कर लेंगे, है ना, या फिर 1/R√L/C की वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे कि कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन के लिए जो सुटेबल होगा, तो जिसका Q फैक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ट्रांसमिशन के लिए उसको उतना सुटेबल माना जाएगा। इसमें आगे देखिए, तो देखिए बच्चों आगे हम लोग लिखते हैं इसी बात को कि क्लियरली एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इज Q टाइम्स द अप्लाइड वोल्टेज। Hence the main characteristic of series resonant circuit is voltage magnification, that is the potential difference available across the inductance L or across the capacitor C may be much more than the applied voltage। तो जो भी वोल्टेज आप अप्लाई करते हो उससे कहीं ज़्यादा टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके अक्रॉस कैपेसिटर या अक्रॉस इंडक्टेंस आप वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस LCR सर्किट। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट हाफ पावर पॉइंट्स। ये क्या होता है, तो देखिए जैसा कि हमको पता है कि ऑन द रेजोनेंस कर्व देयर आर 2 पॉइंट्स, ये हो गया आपका रेजोनेंस कर्व, इसमें 2 पॉइंट A और B ऐसे मिलेंगे वेयर पावर इन द सर्किट इज हाफ ऑफ द पावर ऑफ द रेजोनेंस। जो भी सर्किट का पावर रेजोनेंस पर होगा, तो ये हुआ रेजोनेंस का पॉइंट, तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम है, तो पावर आपका इस मैक्सिमम के हिसाब से I²R बन जाएगा। तो पावर अगर आप हाफ करिएगा तो कोरस्पॉन्डिंग करंट जो हो जाएगा वो √2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि P इज प्रोपोर्शनल टू I², ठीक है। तो अगर पावर हाफ करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि I/√2 हो जाएगा। तो हाफ पावर के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पॉइंट्स बनेंगे वहां पर करंट की वैल्यू I maximum/√2 हो जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो था I maximum था, तो इन हाफ पावर पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो करंट बनेगा वो I maximum/√2 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि अगर आप I maximum/√2 रख के पावर निकालिए तो स्क्वायर करके R कीजिए, तो हाफ इंटू I max का स्क्वायर, तो देख रहे हैं I max का स्क्वायर बाई 2 नहीं हो गया, तो मैक्सिमम पावर के हिसाब से और बाई 2 हो गया। इसको आप ऐसा करें, पावर जो है I²R होता है, तो पावर मैक्स अगर हम यहाँ पे लिखें तो I max का स्क्वायर बाई R इंटू R हो गया। तो अगर आप यहाँ पर बाई √2 के हिसाब से आप स्क्वायर करके R करते हैं तो ये देखिए हाफ ऑफ
आई मैक्स स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। इसी को आप हाफ पावर कहेंगे। तो ये कब आया? जब करंट क्या था? मैक्सिमम बाई √2, आई मैक्स बाई √2 था, तब ये आया। तो ऑन द कर्व दीज पॉइंट्स ए एंड बी, तो ए का फ्रीक्वेंसी ω1 मान लीजिए और बी का ω2, एकदम सिमेट्रिकल होगा। तो ω0 से जितना इधर है उतना ही उधर भी होगा। तो ये कुछ कैलकुलेशन से पता चल जाता है। तो इसका कैलकुलेशन अभी हम लोग नहीं कर रहे, बट ये आप जानिए कि ये जो कितना इधर है तो वो है R/12 इस साइड आएगा और R/12 उस साइड भी आएगा। कहने का मतलब ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ, ये R/12 और इधर भी जो ये वैल्यू आती है वो भी R/12 रहती है। तो ω1 बनेगा ω0 माइनस R/12, ω2 बनेगा ω0 प्लस R/12। और यहाँ पर ये कंडीशन रहता है R/12 इज मच मच स्मॉलर देन ω0। ठीक है, ये बहुत छोटा गैप होता है विद रिस्पेक्ट टू ω0। अच्छा, तो corresponding frequencies to ω1 and ω2 corresponding to half powers are known as half power point frequencies। इनको half power point frequencies बोलते हैं। The corresponding current जो बनेगा, चूंकि √2 टाइम्स है तो मतलब 0.707 टाइम्स आई मैक्स, जो हो गया 70.7% ऑफ मैक्सिमम पीक करंट आपका ये बनेगा। तो ऑफ कोर्स तो यहीं पर एक टर्म डिफाइंड होता है बैंडविड्थ का। बैंडविड्थ डेल्टा एफ और डेल्टा ओमेगा से आप डिनोट कर रहे हैं। सो डेल्टा एफ इज F2 माइनस F1 एंड डेल्टा ओमेगा इज ω2 माइनस ω1। तो ω2 को आप ω0 प्लस R/12 और ω1 को आप लिख सकते हैं ω0 माइनस R/12। तो माइनस करके इस तरह से आप बनाएंगे तो ω0 कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया 2R/12 मतलब R/L। सो डेल्टा ओमेगा इज R/L और इसी को आप बैंडविड्थ कहते हैं। सो R/L, और अगर डेल्टा एफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखना हो तो बस 2π से आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो डेल्टा ओमेगा बराबर 2π इंटू डेल्टा एफ। तो अगर हमको डेल्टा एफ निकालना है तो क्या करना है, डेल्टा ओमेगा बाई 2π करना है। तो R/L और 2π से भाग, तो R/2πL। तो यही जो डेल्टा एफ बना या डेल्टा ओमेगा बना, इन्हीं को क्या कहना है, बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ। तो ये भी काफ़ी कई बार पूछा जाता है। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला डेल्टा ओमेगा R/L या डेल्टा एफ R/2πL। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आइए बच्चों, फाइनली हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। तो क्लियरली द बैंडविड्थ इज लार्ज फॉर लार्ज आर एंड स्मॉल फॉर स्मॉल आर। तो ये फिगर से स्पष्ट है कि आपका अगर R1 कम है R2 ज़्यादा है तो R1 की बैंडविड्थ इस तरह से ऐसे पीक ज़्यादा बनेगी, R2 वाले में नीचे कम बनेगा। तो यहाँ पर जो आया 1 एंड ये हो गया 2, तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम और ये IM/√2, तो ये इसके पीक वैल्यू। तो इसका जो बैंडविड्थ बनेगा यहाँ से यहाँ देखिए ω1 से ω2 के बीच में बनेगा। तो ये वाला बैंडविड्थ हो गया। और अगर R2 पर आप ये रिजोनेंस वाला कर्व खींचोगे तो फिर इसका जो आपका पीक वैल्यू हुआ IM2 यहाँ पे, और करस्पॉन्डिंग हाफ पावर पॉइंट्स पर जो करंट है IM2/√2 वो आपके यहाँ और यहाँ पर है। तो इसके जो बैंडविड्थ बन गए ये बड़ा बन गया है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आपने रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रखी तो बैंडविड्थ आपका ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो बैंडविड्थ भी कम होगा, और बैंडविड्थ कम होगा तो शार्पनेस आपकी ज़्यादा होगी, और बैंडविड्थ ज़्यादा होगा तो शार्पनेस आपका कम होगा, क्यू फैक्टर आपका कम होगा, यहाँ पे क्यू फैक्टर ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखा गया है। द बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा डज नॉट डिपेंड अपॉन सी इन द सर्किट, क्योंकि डेल्टा ओमेगा आपने पढ़ा R/L, तो इसमें सी नहीं है तो सी पे डिपेंड नहीं करता। वेरेज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ω0 डज नॉट डिपेंड अपॉन R, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ω0 पढ़ा आपने 1/√LC, तो इसमें ये R नहीं है तो ये R पे डिपेंड नहीं करता। बाकी चीज़ें आप नोट करके इस तरह से समझ सकते हैं। दी LCR सीरीज सर्किट हैविंग हाई Q वैल्यूज वुड रिस्पॉन्ड टू ए वेरी नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जैसे इसका हाई Q वैल्यू है तो आप देख सकते हैं इसका बैंडविड्थ का जो रेंज आया है काफ़ी नैरो हुआ है, एंड वाइस वर्सा। अब जिसका बैंडविड्थ अधिक है तो ये ज़्यादा पीक नहीं उठा पाया, तो आप कह सकते हैं इसकी Q वैल्यू कम थी। द हायर वैल्यू ऑफ Q द नैरोअर एंड शार्पर इज द रिजोनेंस एंड ग्रेटर इज द करंट, तो वो भी बताया गया। और क्यू फैक्टर को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ω0 रिजोनेंस वाला डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। क्यों? क्योंकि देखिए बैंडविड्थ आपने पढ़ा R/L और ω0 आपने पढ़ा 1/√LC। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ये फाइनली 1/R√LC पर आ गया, जो हमने क्यू फैक्टर के रूप में पहले ही डिफाइन किया था। तो इसलिए आप इसको क्यू फैक्टर को ω0/ω2 - ω1 कह सकते हैं। Hence Q factor may also be defined as
द रेशियो ऑफ रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो क्यू फैक्टर के बारे में बहुत सारी बातें जाने आप। द स्मॉलर इज द बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा आर बाई एल, जितना छोटा होगा जितना कम होगा यहाँ पे, तो आपका ये क्यू फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, शार्पनेस उतनी ज़्यादा आएगी, लेकिन बैंडविड्थ उतना नैरो हो जाएगा। तो शार्पर और नैरोअर इज द रिजोनेंस, और करंट की वैल्यू उतनी अधिक मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अब आप यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए। तो ऑन एन एवरेज एसी में आपको इतना ही पढ़ना है। तो एसी में अब आपको यहाँ तक ही कंप्लीट करके रखना है। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। तो चाहे नीट का एग्ज़ाम हो या फिर आपके जेईई मेन का एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए ये सारा आपका ओके हो गया, और बोर्ड वगैरह के लिए भी यहाँ से पूरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी सब पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स जो होता है रेगुलर किस तरह से पूछा जाता है, तो उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से कंप्लीट करके फाइनल टच इसको दीजिए और मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।